हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स पे। मेरा नाम है शांतनु और मैं आज आपके लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इतनी बार बहुत कहने का मतलब यहाँ से ये है क्योंकि कहीं न कहीं आपके करियर से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज़ आ जाती हैं और यहाँ पर वैकेंसीज़ जो हैं लगभग 11,000 प्लस हैं और जब 11,000 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ देखने को मिली हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक उम्मीद ज़रूर जग गई होगी कि आईबीपीएस क्लर्क में इस बार सिलेक्शन की उम्मीदें हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि अभी यहाँ पे कंप्लीट वैकेंसीज़ यहाँ नहीं आई हैं, वैकेंसीज़ और बढ़ेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए है और मुझे लगता है कि वैकेंसीज़ जितनी भी बढ़ें, जैसे भी जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो 1 सीट चाहिए। तो उस एक सीट के लिए एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी अगर हमारी नहीं है, तो हम उस एक सीट को ग्रैब नहीं कर पाएँगे। देखो क्या है ना, वैकेंसी आने के बाद पूरा भारत जग चुका है। सभी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग की, वो बिल्कुल जग चुके हैं कि अरे वाह! आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, अब हमको पढ़ाई करना है। तो गाइज़, यहाँ पे पढ़ाई करने से अगर सिलेक्शन हो जाता, तो पूरा भारत सेलेक्ट हो जाता। कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल चला जाता, जो कि हालाँकि है, लेकिन उस लेवल पे भी नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन अभी भी नहीं है, वो आराम से क्रैक करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा-सा अलर्ट हो जाइए, अपने आप को थोड़ा अलर्ट मोड पे रख लीजिए और जो भी अभी तक आपने कह सकते हैं ना कि रेस्ट मोड में चले गए थे, वहाँ से अपने आप को निकालिए और एक बाउंस बैक कीजिए। अपने आप को मोटिवेटेड कीजिए और तैयार हो जाइए आईबीपीएस क्लर्क की एक सीट निकालने के लिए। ओवरऑल की बात करें तो लगभग 60 से 90 दिन का हमारे पास समय है और इस 60 से 90 दिन के समय में हमको प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है। क्या होगी हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल और इस वीडियो को ना पूरा देखना। अगर आपको लगे कि स्पीड स्लो है तो स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएँगे कि सर हाँ, आपने ये पूरी वीडियो देखी। आप एक्नॉलेज करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें और ये स्ट्रैटेजी जो शायद मैं भी फॉलो करता था मेरे ज़माने में, शायद तभी मेरा 1 साल में इतने सारे एग्ज़ाम्स मैंने बैंकिंग के क्रैक करे थे। रिटन क्लियर हो गए थे आराम से। क्यों? क्योंकि आप ना कोई चीज़ प्लान के तहत करोगे ना तभी आप जीतोगे। आपके पास बहुत शक्तिशाली आप हैं, बहुत ताकतवर हैं, दैट डज़न्ट मीन कि आप युद्ध में जाओगे और युद्ध जीत जाओगे। आपको वहाँ टेक्निक, प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर नहीं फॉलो करोगे, तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। महाभारत के युद्ध में पांडव जो थे, वो कमज़ोर थे, कौरव बहुत शक्तिशाली थे जब युद्ध शुरू हुआ था तो। उनके पास सेना भी बहुत ज़्यादा थी, पांडवों के पास सेना भी यहाँ पे कम थी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की वो जो एक स्ट्रैटेजी थी, जिसको लेके वो युद्ध में गए थे, उस स्ट्रैटेजी ने, उस दिमाग से दिए गए जितने भी चीज़ें दी गई थीं, उससे पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए थे। तो सर स्ट्रैटेजी होना बड़ा ज़रूरी है और इस 90 दिन की प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को आप अंजाम दे सकते हैं। तो अलग-अलग फ़ेज़ेज़ में मैं आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ये आपके भविष्य की बात है। चलिए ज़रा शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि वैकेंसी कितनी। भाई 11,403 वैकेंसी हैं। आपके लिए अच्छी बात ये है कि नोटिफ़िकेशन मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल दे रखा है, जाके वीडियो देख लीजिएगा कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज़ हैं या फिर किस कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। बाकी आप किस स्टेट से फॉर्म भरने वाले हैं वो भी ध्यान रखिएगा, उसमें टोटल वैकेंसी क्या थी। और जिस भी राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं, एक बार ज़रा उसके पिछले साल का कट ऑफ भी देख लीजिएगा कि उस स्टेट का पिछले साल का कट ऑफ क्या था। हालाँकि एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको टोटल कट ऑफ बताने वाला हूँ कि भाई कट ऑफ क्या-क्या गए थे पिछले साल क्लर्क के स्टेट वाइज़, ठीक है भाई? तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपको जानना है अपने पिछले स्टेट का पिछले कुछ साल में क्या कट ऑफ रहा है, फॉर्म भरने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी यहाँ पे। तो वैकेंसी हमारे पास ये है। अब इस वैकेंसी के लिए आपको मैंने सारा डिटेल तो बता ही दिया कि कैसे-कैसे, कौन-कौन फॉर्म भर सकता है। अब इसके अंदर हमको किस तरीके से प्लान बनाना है, हम किस तरीके से उस पे प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस से हमारी परफॉर्मेंस पे क्या फ़ायदा होने वाला है और किस तरीके से फिर हम इस सक्सेस को अचीव करेंगे, इस सब पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, प्लान के तहत पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। ऑलराइट, सो हियर वी गो। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए बनाई है। पहला फ़ेज़ होगा डे 1 से लेके डे 30 तक। आप ये याद रखना, बहुत सिंसियरली इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल के सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला फ़ेज़ आपके सामने है, वो डे 1 से लेके डे 30 तक का ये प्लान पूरा बता रहा हूँ। यानी कि पहले 1 महीने का प्लान ये है, जो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है? इस प्लान के तहत आपको सबसे पहले सिलेबस को समझ लेना है भाई साहब कि आपका आईबीपीएस क्लर्क का सिलेबस क्या होने वाला है और वो भी चीज़ आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप यूट्यूब के थ्रू हमसे सारा सिलेबस यहाँ पे समझ सकते हैं।
अगर मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको रीजनिंग का पूरा पैटर्न बता दूंगा यूट्यूब पे, है ना। अगर क्वांट वाले सर से आप पूछोगे तो वो आपको क्वांट का बता देंगे, तो सिलेबस वाला पोर्शन वहां पे क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखना, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके सिलेक्शन को और आसान बना सकता है। तो पहली चीज, आपको अपना सिलेबस जानना है। सिलेबस में आपको देखना है कि कौन कौन से की टॉपिक्स हैं जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे भी एसबीआई पीओ की बात करूंगा मैं, तो 5 पजल्स ही आ रही हैं, 30 क्वेश्चन में 25 पजल ही आ रही हैं। तो क्यों फिर हम बाकी टॉपिक्स पे उतना फोकस करें, पजल्स पे काम करते हैं ना। और पजल्स पे काम करने का फायदा ये देखने को मिला। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा पूरे सिलेबस को, और याद रखना सिलेबस का मतलब सिर्फ प्री नहीं, प्री प्लस मेंस। जो बच्चा सिर्फ प्री की तैयारी करने जा रहा है वो तय मानो कि एग्जाम उसका नहीं निकलेगा, क्योंकि 15 दिन में थोड़ी मेंस का एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, एक महीने में थोड़ी नहीं मेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेंस आपको साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सिलेबस वाला डेटा था वो प्री प्लस मेंस अलग से लिखो, एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, प्री का अलग मेंस का अलग, और उसमें भी निकालो जरा सा कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने टीचर से पूछो, टीचर आपको बता देगा। जैसे रीजनिंग का मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा जब मैं क्लासेस आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ कंसेप्ट बिल्डिंग की कहानी शुरू करो। जब आपको टॉपिक क्लियर हो गया है कि भाई हमको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक के कंसेप्ट को जरा सा पढ़ना शुरू करो। जैसे रीजनिंग के अंदर पजल्स है, सबसे ज्यादा वही पूछी जा रही है। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना के दे रखी है आपको यूट्यूब पे। पूरी लगभग 3-4 घंटे की वीडियो है जिसके अंदर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग हर एक पोर्शन का अलग से कंसेप्ट सिखाया हुआ है। तो आप पहले कंसेप्ट सारी चीजों का सीखो। आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ रहा है मतलब आप तैयार हैं। और सिर्फ यही रीजनिंग के लिए नहीं, आप क्वांट को भी प्रॉपर मेहनत करो, और इंग्लिश पे भी आपको काम करना पड़ेगा। देखो ऑन एन एवरेज पिछले साल का जो कट ऑफ गया है वो 70 to 75 मार्क्स गया है। पूरे स्टेट की बात करूंगा, एवरेज कट ऑफ जो है वो 70 से 75 नंबर है। अब सोचो कि 75 नंबर अगर आपको लाने हैं तो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 35 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। रीजनिंग तो आपको 30 प्लस करने ही पड़ेंगे, मैथ्स भी आपको 25 से कम नहीं करना है। तो अगर 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मान 30 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के कर लिए और 25 क्वेश्चन क्वांट के कर लिए, तब आप 55 पे पहुंचेंगे। यानी अभी भी आपको यहाँ पे 20 नंबर लाना है इंग्लिश में। तो ये कुछ आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान से सुनना है कि आपको कंसेप्ट जब आप किसी चीज का सीखोगे तो उस कंसेप्ट के लिए आपको कौन सी बुक्स चाहिए, कौन से नोट्स चाहिए। हालांकि इसमें आपको हम मदद काफी करने वाले हैं। फेज 1 में हम आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि आपको हम सब कुछ आपको यूट्यूब के थ्रू, पेड बैचेस के थ्रू आपको सब कुछ हम दे देंगे कि भाई ये बुक ले लो, यहाँ से पढ़ लो, ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तीसरा जो है, थोड़ा सा ना शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, स्पेशली क्वांट में, इंग्लिश में भी कह सकते हो, रीजनिंग में तो कोई शॉर्ट नोट्स होती नहीं। क्वांट और इंग्लिश में शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। जैसे आपने देखा कि भाई आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं, वोकैबुलरी पे कैसे काम कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से क्वांट में आप देखो हर एक अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे देखो, आपका अगर क्लर्क है ना तो आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 100% आने। तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो कि भाई स्क्वायर रूट निकालने का कैसे कैसे हम ट्रिक्स या कंसेप्ट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी क्विक रिवीजन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो पहले दिन आपको क्या करना है, 3 चीजों पे ध्यान देना है इस पूरे फर्स्ट 1 महीने में। आपको पहला काम सिलेबस निकाल लेना है, दूसरा काम प्री मेंस का, दूसरा काम आपको अपने मटेरियल्स को रेडी रखना है कि किस किस मटेरियल से आपको पढ़ना है, कौन सी यूट्यूब क्लास देखनी है, कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है। तीसरा काम आपको अपने एक शॉर्ट नोट्स पे काम करना शुरू कर देना है, स्पेशली क्वांट और रीजनिंग में। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वांट में आपका सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन सबसे ज्यादा आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप डेली 20 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, डेली 20। समझ में आई बात, मैं आपको आगे ये बताऊंगा इस चीज को। तो ये आपका जो है, आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप बेसिक के क्या हो जाओगे, किंग। और मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया, बेसिक के आप किंग हो गए ना, तो फिर आप आगे जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ये सबसे अच्छी बात है कि आपका रूट अगर अच्छा है तो आपका जो कह सकते हैं बिल्डिंग इस पे बनेगी वो जबरदस्त और टिकाऊ होने वाली, ठीक है। तो पहला फेज आपका समझ में आ गया होगा आपको पहले फेज में क्या करना है। अब आते हैं आगे जरा सा। जब आप ये फेज बनाओगे तो उस फेज को आपको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा कि कैसे परफॉर्म करें। तो डेली आपके पास ये फिक्स 6 घंटे का टाइम देना होगा आपको। 6 घंटे आपको फिक्स पढ़ना होगा। 6 घंटे में रीजनिंग, 2 घंटा आपको रीजनिंग को देना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अब रीजनिंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करूंगा कि रीजनिंग आप सिर्फ मेरी यूट्यूब और पेड बैचेस की क्लासेस से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। ये रीजनिंग के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। 2 घंटे 3 घंटे, एक मेरी क्लास 1 बजे होती है, एक क्लास मेरी 3 बजे होती है। 3 बजे वाली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, 1 बजे वाली क्लास में हम कंसेप्ट सीखेंगे।
तो ये आपकी रीजनिंग की 2 क्लास होगी। पेड बैच आप लेते हो तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा उस चीज़ का। तो देखा जाए तो रीजनिंग आपको यहाँ करनी है। मेरा मेजर जो रीजनिंग में आपको फ़ायदा दिलाने का है वो है आपका पज़ल्स का। पज़ल्स की बेसिक्स ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो मैं पज़ल्स पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करने वाला हूँ। तो रीजनिंग में आप थोड़ा-सा पज़ल्स पे काम करना शुरू कीजिए। इनइक्वालिटी भी लिखा है मैंने, लेकिन मेरे ख्याल से पज़ल्स पे भी फ़िलहाल आप फ़ोकस करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ अगर क्वांट की बात करेंगे तो देखो सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक पे थोड़ा काम करना शुरू कीजिए, और क्वांट के भी 2 से 3 घंटे आपको देने हैं। 3 घंटे तक आप क्वांट के दे सकते हो। साथ ही साथ इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इंग्लिश में ग्रामर और रीडिंग पे थोड़ा काम करना है। ग्रामर पोर्शन पे और थोड़ा-सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग स्किल अपनी बढ़ानी कोशिश करो। डेली आप 10 पेज, 10 लाइन, 15 लाइन डेली पढ़ो, उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। आजकल तो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, गूगल है तो सब अवेलेबल है। तो वहाँ से आपको ये काम करना है, और एक सबसे ज़रूरी बात, डेली आधा घंटा जो है ना आपको जीए पढ़ना है। मैंने क्या बोला? मेंस को छोड़ना नहीं। तो जीए और बैंकिंग अवेयरनेस आपको एक साथ आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ना है। आप वो वीडियो भी देख लोगे मैम की, जो आपके लाइव करंट अफेयर्स का सेशन होता है, वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसको आपको अलग से नहीं करना, और साथ ही साथ डेली आपको आधा घंटा रिवीजन करना है। तो ये पूरा-पूरा 6 घंटे का, 7 घंटे का शेड्यूल आपका रहना चाहिए, इंक्लूडिंग क्लासेस। एक्सक्लूडिंग क्लासेस भी कह सकते हो। मेरी तो रीज़निंग के लिए मैंने आपको बता दिया, रीज़निंग को आपको अलग से नहीं पढ़ना, बैठ के सिर्फ मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पढ़ो। गारंटी मैं ले रहा हूँ, रीज़निंग के नंबर आपको मैं दिलाऊँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप नोटिस करोगे कि आपको ये काम करना है डेली के डेली, और यहाँ पे ध्यान देना, वीकली भी मैंने कुछ टारगेट रखा है आपके लिए, कि 1 हफ्ते में आपको क्या करना है, 6 चैप्टर कम से कम क्वांट और रीज़निंग के खत्म करना है। 1 हफ्ते में 6 चैप्टर। जैसे अब मैं कह रहा हूँ रीज़निंग का अगर नहीं भी करोगे ना, तो क्वांट पे थोड़ा-सा स्पेशली ध्यान देना। रीज़निंग मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर छोड़ दो, क्वांट पे थोड़ा स्पेशली ध्यान देना। क्वांट के अगर आप 30 क्वेश्चन तक बना लेंगे ना, तो मज़ा ही आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्वांट का डेली 1 चैप्टर पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कि हफ्ते में ना 1 दिन में 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म कर दो। 2 दिन में 1 चैप्टर, 2 दिन में 1 चैप्टर, तो 1 हफ्ते में 3 चैप्टर तुम्हारे हो जाएँगे अच्छे से। और याद रखना, ये चैप्टर मतलब अरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ मैं। 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म करोगे, परसेंटेज 2 दिन में खत्म करो, प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन में खत्म करो, मिक्सचर एलिगेशन 2 दिन में खत्म करो, बोट एंड स्ट्रीम 2 दिन में खत्म करो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आप पहले खत्म करो, और साथ ही साथ इसके अलावा 20 आपके सिंप्लीफिकेशन आप अलग से लगाओगे। 20 सिंप्लीफिकेशन डेली लगानी है, लगानी है, लगानी है। याद रखना है इस चीज़ को। और एक जब आप ये कर लोगे, तो एक मॉक टेस्ट आपको देना है। शुरू में आपको प्री का मॉक देना है हफ्ते में 1। सिर्फ एक। अब वो आप संडे डिसाइड कर लो कि संडे को यार मॉक देते हैं, संडे को कोई क्लास नहीं होगी तो मॉक देते हैं बैठ के। और जब आप मॉक देना ना, तो एक मॉक में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। मॉक का टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे या 12 बजे या 3 बजे रखना, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो इसी टाइम पे होगा। तो आप अपने आप को उसी तरीके से तैयार रखो। मतलब एक हफ्ते आप सुबह 9 बजे दे दिए, अगले हफ्ते सुबह दोपहर 2 बजे या 12 बजे, उसके बाद वाला हफ्ता 3 बजे। तो इस तरीके से आप मॉक दीजिएगा। रात वात में मत देना बेटा, दिन में ही देना। ठीक है भाई? तो ये आपका जो है एक तरीके का डेली का रूटीन और हफ्ते का रूटीन मैंने बनाने की कोशिश करी है। कैसे और किस ढंग से इस पे काम करेंगे। अब आते हैं सर यहाँ पे थोड़ा-सा अपना जो दूसरा फेज़ आएगा। दूसरा फेज़ मतलब जो नेक्स्ट मंथ की शुरुआत हो जाएगी। अब नेक्स्ट मंथ में हम जो काम करेंगे ना, वो किस पे काम करेंगे बच्चा? स्पीड और एक्यूरेसी पे। थोड़ा-सा ना स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करोगे तो आप तो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना? तो स्पीड कैसे लाएँगे? रीज़निंग का मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ। रीज़निंग को सिर्फ आप यूट्यूब से मेरा 3 बजे वाला मॉक टेस्ट देखोगे, स्पीड की गारंटी वहाँ से है। स्पीड आपको लानी पड़ेगी क्वांट और इंग्लिश में। तो भैया याद रखना कि आपको थोड़ा-सा स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। फ्लॉलेस एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही हो, और ये सब कुछ होगा जो 6 घंटे का डेली रूटीन मैंने बताया है। क्वांट में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया, रीज़निंग में कुछ नहीं करना। रीज़निंग मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कराऊँगा। और उसके बाद आपके लिए थोड़ा-सा ना सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करो। मॉक टेस्ट जो सेक्शन वाइज़ आते हैं, स्पेशली क्वांट के और इंग्लिश के। इन दोनों के सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करो, आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मुझे ना क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन स्पीड नहीं आती। सर स्पीड पे जाता हूँ तो टाइम का गड़बड़ हो जाता है। तो बच्चा लोग इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे चीज़ें संभलेंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें बिगड़ती जाएँगी। तो सेक्शनल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शनल मॉक का मतलब आज बैठे इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर लिया। आज बैठे आप क्वांट का पेपर सॉल्व कर लिया। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांट में फिर से बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई? तो यहाँ पे और एक और चीज़ जो मुझे ध्यान रखना है, वो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एनालिसिस। हम क्या करते हैं ना, मॉक टेस्ट दे लेते हैं, सेक्शनल मॉक दे लेते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते।
जो बच्चा एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई मॉक दिया, कोई टेस्ट दिया, तो एक बार ज़रा उसको जाके देखें कि तुमने गलती कहाँ करी। हम आगे बढ़ जाते हैं, अरे छोड़ो यार आगे देखेंगे जो होगा, वही सबसे बड़ी गलती। एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू फाइंड रियल सक्सेस। जब तक आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे ना, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो बेटा एनालिसिस के लिए प्रॉपर 1 घंटा देना। जिस दिन मॉक लगाओ उस दिन मॉक खत्म होने के बाद जरा देखो कहाँ कहाँ गलत हुआ है। जो गलत हुआ है ना उसको कॉपी में नोट डाउन करो, ये गलती हुई है। तो जब अगली बार मॉक करोगे तो क्या देखना कि क्या वही गलती फिर से रिपीट हो रही। अगर रिपीट हो रही तो वो टॉपिक जाके फिर से पढ़ो, उस टॉपिक को फिर से पढ़ो, अपने टीचर से बात करो और फिर से उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो अगले 60 दिन में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, मतलब पहला 1 महीना पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग फेज हमारा चलेगा। अगले जो 1 महीने होंगे इसमें हम स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करेंगे। समझ में आई बात। और स्पीड और एक्यूरेसी और मॉक टेस्ट के थ्रू अपने आप को आगे ले जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करने के साथ साथ टाइमिंग भी बढ़ानी है। सर यहाँ पे आपको जो अगले आने वाले दिन होंगे, इस अगले आने वाले दिनों में यानी जो 31 से 60 वाला दिन होगा, रीजनिंग के यहाँ पे 2 घंटे आपको प्रैक्टिस भी फोकस करना पड़ेगा। क्लासेस के अलावा प्रैक्टिस भी। मैं रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं क्रिएट करने दूंगा। मैं अभी भी कहूंगा, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि टीचर इतना डेडिकेटेड पढ़ाते थे। आज के टाइम पे टीचर टीचर आपके पास लगे हुए हैं। तो रीजनिंग का मैं फिर से कहूंगा, रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना है। रीजनिंग के अंदर मैंने कुछ बना रखा है कि फ्लोर वाले क्वेश्चन, फ्लैट वाले क्वेश्चन, बॉक्स वाली पजल हो गई। इसके अलावा क्वांट में आपका डीआई वाला जो पोर्शन हो गया, इस पे काम करना है। मतलब देखा जाए कि जो 31 से 60 वाला जो आपका शिफ्ट होगा ना, या कह सकते हैं फेज होगा, उसमें हम क्वांट में डीआई और रीजनिंग में पजल, इन दो पे स्पेशल फोकस करेंगे। क्वांट में डीआई और रीजनिंग में पजल, इन पे थोड़ा हमें ज्यादा फोकस करना होगा। इंग्लिश आपको 1 घंटा डेली देना होगा। किस पे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आने लगा तो थोड़ा सा आपको फिलर्स में काम कर जाएगा, एरर डिटेक्शन में फायदा मिल जाएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट में बहुत फायदा मिल जाएगा। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का पोर्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स जो होगा वो आपको बैंकिंग अवेयरनेस का भी पढ़ना है। आरबीआई क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, उसके टर्म्स क्या हैं, इन पे भी काम करना पड़ेगा। ये कब करेंगे बेटा? हम सेकेंड फेज में करेंगे। और मॉक टेस्ट जो होगा वो आपको 1 घंटा देना होगा। और इस मॉक टेस्ट में भी अभी भी हम प्री का ही मॉक टेस्ट देंगे। हफ्ते में 2 से 3 प्री के मॉक टेस्ट और एक जो होगा बेटा मेंस का मॉक देना है आपको। एक मॉक मेंस का देना है। और ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट की जो मिस्टेक्स होगी ना उसको जरूर आपको लिख के उस पर काम करना है। अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि जो गलतियां आप कर रहे हैं मॉक टेस्ट में कहाँ कहाँ हो रही, जो मैंने बताया। और उसका प्रॉपर पूरे हफ्ते भर बैठ के एक बार रिवीजन कीजिए कि आप गलतियां जो कर रहे हैं, क्या वो गलतियां रिपीट हो रही हैं। इन पे अगर काम कर लोगे तो काम बन जाएगा। देखो, अगर पढ़ोगे, सिंपल तरीके से क्लास अटेंड करोगे, सिंपल तरीके से मॉक लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सब कर रहे हैं यार। बाकियों से आगे नहीं जाओगे ना तो चीजें आपकी मुश्किल हो जाएंगी। तो मेरा सजेशन, मेरा कहना है कि आप सभी बच्चे जो हैं फोकस कीजिएगा और जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, उस पर काम कीजिएगा। ठीक है सर, ये मैंने आपको बता दिया कि प्री के आपको 2 से 3 मॉक लगाने हैं और सेक्शनल टेस्ट आप लगाते रहिए। और एक मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, मेंस का देना है आपको पेपर, वो संडे को दीजिएगा। रात को दे सकते हैं, दिन को दे सकते हैं, कभी भी। एक मॉक मेंस का आपको हफ्ते में देना पड़ेगा। 2 से 3 प्री दीजिए और एक दीजिए मेंस का। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगली कहानी पर, हमारा अंतिम फेज। और ये अंतिम फेज वो होगा जब हम एग्जाम के काफी करीब होंगे। तो इस अंतिम फेज में आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले मैक्सिमम आपको स्कोर करना है मॉक टेस्ट में। गोल नंबर 1 कि आपको जितने ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना है। और मैं अगर बताऊं तो आपका मॉक टेस्ट का टारगेट 75 मार्क्स रख लीजिएगा आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में। समझ में आई बात? इससे कम तो सोचना भी मत, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो कि कहां कहां अपनी स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हो। आपका एरर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बीच बीच में एक टाइम ड्रिल किया करना। टाइम ड्रिल मतलब क्या हो गया कि 2 मिनट का टाइमर लगाया, एक पजल बैठ के लगाने लग गए। 3 मिनट का टाइमर लगाया फोन में और लगे डीआई करने के। 3 मिनट में डीआई हो पा रही है क्या? 2 मिनट में पजल हो पा रही है क्या? ऐसे। तो ये ड्रिल्स बीच बीच में करना, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है भाई। गोल नंबर 2, यहाँ पे साइकोलॉजिकल, यहाँ पे रेडीनेस है। मतलब अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस मत होने देना, बहुत पैनिक मत होने देना, दिमाग में अलग अलग ख्याल मत आने देना। एकदम पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आप को आगे रखना, क्योंकि जो अंतिम फेज होगा ये बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे आपको बहुत डर लगेगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आप सभी को, जहां तक मुझे आप सभी के बारे में पता है, कि आप इस टाइम से बहुत अच्छे से अपने आप को आगे निकालेंगे। और 2 महीने बाद आपके अंदर ना बहुत कुछ बदलने वाला है। आप अपने आप की फोटो खींच लीजिएगा,
रिकॉर्डिंग करके रख लीजिएगा क्योंकि 2 महीने बाद आपके अंदर इतना कुछ चेंज हो जाएगा, आप खुद कहोगे थैंक यू सो मच शांतनु सर, आपने नहीं जगाया होता तो शायद हम जगते नहीं। ठीक है भाई? अब सुनो, यहां से आप तैयार हो गए हो अब अपने आप को एग्जाम सेंटर में लगाने के लिए। अब जब आपका यहां पर एग्जाम से बिल्कुल पास में आप आ जाओगे, बहुत पास का मतलब होगा कि 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, मैं कह रहा हूं कि 20 दिन बचे हुए हैं, तो आपको गाइस मॉक टेस्ट आपको देना होगा रेगुलर बेसिस पे, उसका एनालिसिस करना होगा, करंट अफेयर्स का वेटेज आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना होगा। और यहाँ पे जो भी टॉपिक आपने पढ़े पढ़े हैं, जिन पे आपको डाउट जा रहा है, आपको 2-3 महीने में समझ में आ जाएगा किन टॉपिक पे डाउट्स है, उन टॉपिक की क्लासेस देखिए, उन पे थोड़ा सा रिवीजन कीजिए कि भाई यहाँ पे क्वांट में इस टॉपिक में दिक्कत हो रही, पढ़िए बैठिए उसको, लगिए कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लास्ट 15 दिन जो बचेंगे ना, उसमें कोई नया टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना पढ़ा है उस कंसेप्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। समझ में आई बात? ये एक ऐसी कहानी है जिसको अगर आपने प्रॉपर फॉलो कर ली बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आप रिजल्ट लेके जा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अ, ये अपना वीक का एक टाइम टेबल बना सकते हैं। कैसा? कि आप मंडे को रीजनिंग और क्वांट पढ़ना शुरू कीजिए, रीजनिंग और क्वांट को टाइम दीजिए अलग से अगर आपको देना है तो। मैं तो कहूंगा रीजनिंग हटा के क्वांट को ही दीजिए, क्वांट के आप प्रैक्टिस जैसे मैंने बताए थे। ट्यूसडे को रीजनिंग इंग्लिश कर सकते हैं, वेंसडे को क्वांट और जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं, थर्सडे को रीजनिंग प्लस क्वांट कर सकते हैं, फ्राइडे को रीजनिंग प्लस इंग्लिश कर सकते हैं, सैटरडे को फुल लेंथ मॉक लगाइए टॉपिक वाइज और उसका रिविजन कीजिए, और संडे को पूरा का पूरा मॉक जो है उसको एनालिसिस कीजिए। और मैं तो सजेशन दूंगा कि इस बीच में आप 1 या 2 मॉक लगा सकते हैं, 1 घंटे वाला प्रीलिम्स का, और संडे को एक मेंस का मॉक जरूर दीजिएगा। ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। ठीक है? और पजल्स, डीआई, ग्रामर के रूल्स और आरबीआई बजट और इकोनॉमिक अपडेट्स, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये एक बहुत ही इंटेंसिव प्लान होता है बच्चों, जिसके थ्रू आप अच्छे ढंग से सारी चीजों को कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया ना कि आपकी स्टडी, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज और मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने आप को कर ले जाते हैं, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मतलब देखा जाए कि आपका जो पूरा का पूरा चेकलिस्ट होना चाहिए ना पूरे दिन का, कि 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है डेडिकेटली। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं ऑलमोस्ट क्वांट और रीजनिंग के। ये याद रखना, हफ्ते का प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ ये वाला। और इसके बाद रिगरस मॉक टेस्ट एनालिसिस, आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस नहीं करते, और कई बच्चे तो मॉक टेस्ट देते ही नहीं। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी होगी नहीं। रीजनिंग की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, आपको रीजनिंग अलग से नहीं पढ़नी है, पजल उजल सब अच्छे से पढ़ा के भेजूंगा मैं आपको। क्वांट और इंग्लिश में दम लगा दो, और सर प्रीलिम्स नहीं मेंस की तैयारी भी शुरू कर दो। मेंस में कंप्यूटर सब्जेक्ट को अभी मत उठाना पढ़ने को, कंप्यूटर लास्ट के 2 महीने में आप पढ़ेंगे। मतलब देखा जाए कि प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो 1 महीने में कंप्यूटर आपका हो जाएगा। अलग से उसको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, आप अभी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए पे काम कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि सक्सेस आपके हाथ में होगी। अब मुझे पता है ना, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस कहता है कि हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो जो सब्जेक्ट अच्छा है ना, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे रीजनिंग अच्छी है, आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 35 में, उसको 35 पे लाने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट में मेहनत करो, पजल्स पूरी बनाओ, मिसलेनियस टॉपिक बनाओ। आपकी क्वांट अगर आपको एवरेज लग रही है तो उसको एवरेज से गुड में कन्वर्ट करो। इंग्लिश आपकी कमजोर है तो उसको गुड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, एवरेज में लाने की कोशिश करो, इतना कि आपको 70 to 75 मार्क्स बन जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 नंबर, ओबीसी से हैं तो 70 नंबर, एससी एसटी हैं तो 65 से 70 नंबर, एक्स सर्विसमैन है तो भी 65 से 70 नंबर का टारगेट रख लीजिए। और मेंस को स्किप मत कीजिएगा, मेंस के मॉक लगाते रहिएगा। बीच बीच में हम लोग मेंस के सेशंस भी लेना शुरू कर देंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। और सर दिमाग में ये मत रखना आईबीपीएस पीओ का एग्जाम नहीं देना है तो पीओ के लेवल के क्वेश्चंस ना करें, उनको भी करना। पीओ लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे तो क्लर्क लेवल के क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे, आप जरा सोच के देखना। बाकी कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और लगता है कुछ आपके लिए यहाँ पे चाहिए तो भी बताइएगा, मैं ऑलवेज आपके लिए खड़ा हूं बेटा, और मेरा यह सपना है कि आप अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच, सी यू देयर इन नेक्स्ट वीडियो, कुछ नया और स्पेशल लेके। कंसिस्टेंट रहो, दिमाग में भर लो कि तुम तैयारी कर सकते हो, तुम तैयारी करोगे और हाँ, तुम जीतोगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।